नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 10 PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ऑल गेट इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1। The current population of a city is 11 lakh 2,500. What was its population 2 years ago if it has been increasing at the rate of 5%? तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। मैं अभी आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ। तो फॉर्मूला है ये। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज पी मतलब कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, और पी नॉट मतलब जो इनिशियल पॉपुलेशन रहा होगा, और फिर 1 + r/100 to the power n, where n is the number of years. तो अभी पॉपुलेशन क्या है? 11,02,500। इनिशियल पॉपुलेशन 2 साल पहले क्या था पूछा जा रहा है, तो आपको पता नहीं, तो पी नॉट और 1 + 5 की रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, तो 5 है r/100 और टू द पावर 2 क्योंकि 2 साल पहले की बात हो रही है, और आंसर आएगा 10 लाख। आंसर इज सी, 10 लाख। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नॉस्टैल्जिया इज टू एंटिसिपेशन एज डैश इज टू डैश। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पिछली बीती हुई सुहानी यादें, और एंटिसिपेशन मतलब होता है भविष्य के बारे में अनुमान लगाना, सोचना, उम्मीदें रखना। तो एक पास्ट है और एक फ्यूचर है, तो आंसर होगा पास्ट इज टू फ्यूचर। ठीक है, तो आंसर होगा सी, पास्ट इज टू फ्यूचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को देख लीजिए। आई वोक अप फ्रॉम स्लीप, ठीक है। आई वोक्ड अप फ्रॉम स्लीप, नो। वोक जो ऑलरेडी है पास्ट टेंस है, तो वोक की जरूरत नहीं है, ईडी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वोक ऑलरेडी पास्ट टेंस है। आई वॉज वोकन अप फ्रॉम स्लीप, वोकन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, तो आई वॉज वोकन अप फ्रॉम स्लीप मतलब मुझे नींद से जगाया गया। और आई वॉज वोकन अप फ्रॉम स्लीप ये नहीं होगा क्योंकि वोकन ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल है, तो ईडी यहां भी नहीं लगेगा। Which of the following sentences is grammatically correct? अब grammatically correct कौन सा सेंटेंस है? I woke up from sleep and I was woken up from sleep. A और C दोनों सही है, तो आंसर इज B. Okay. Question number 4. Given below are two statements and two conclusions. Statement 1. All purple are green. मतलब जितने पर्पल हैं, पर्पल मतलब क्या होता है? वायर मतलब बैंगनी रंग, जितना बैंगनी रंग है वो सब बेसिकली हरा है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 है ऑल ब्लैक आर ग्रीन, जितने काले रंग है वो भी सब हरा है, तो बैंगनी भी सब कुछ हरा है और काला भी सब कुछ हरा है। ठीक। कंक्लूजन क्या होगा? सम ब्लैक आर पर्पल, मतलब कि कुछ जो काला है वो पर्पल भी हो सकता है, क्योंकि सारा पर्पल ग्रीन है और सारा काला भी ग्रीन है, तो हो सकता है कि कुछ काला पर्पल भी हो। कंक्लूजन 2, नो ब्लैक इज पर्पल, और ये भी हो सकता है कि कोई ब्लैक पर्पल नहीं हो बल्कि पर्पल सारे ब्लैक हो, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजंस, व्हिच वन ऑफ द बिलो ऑप्शंस इज लॉजिकली करेक्ट? तो लॉजिकली करेक्ट क्या है? इधर कंक्लूजन 1 और 2 इज करेक्ट, आंसर इज सी। दोनों में से कोई भी सही हो सकता है ना, यहाँ तो कुछ क्लियर नहीं है। क्वेश्चन 5। कंप्यूटर्स आर यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह है। दे आर यूज्ड टू इंप्रूव ह्यूमन एफिशिएंसी in almost all fields from the agriculture to space science. Artificial intelligence, AI, is currently a hot topic. AI, that is artificial intelligence, enables computers to learn given enough training data. मतलब अगर इनफ डेटा दिया जाए कंप्यूटर्स को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंप्यूटर सीख जाता है, जैसे हम सीख सकते हैं इंसान वैसे। फॉर ह्यूमंस, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर्स फॉर लॉन्ग आवर्स कैन कॉज हेल्थ इश्यूज। पर हम इंसानों के लिए कंप्यूटर के सामने जब लंबे देर तक रहते हैं तो उससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव पैसेज। अब ये जो आपने पढ़ा इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं? A. Nowadays, computers are present in almost all places. B. Computers cannot be used for solving engineering processes. C. For humans, there are both positive and negative effects of using computers. या D. Artificial intelligence can be done without data. अब इनमें से कौन कौन सा सही हो सकता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, 2 ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट, 3 ए बी एंड डी इज करेक्ट, या 4 ए एंड सी इज करेक्ट। तो नाउ डेज कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस, सही है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर्स आर यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मतलब सब जगह है। और फॉर ह्यूमंस देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया दे आर यूज्ड टू इंप्रूव ह्यूमन एफिशिएंसी,
और यहाँ लिखा गया फॉर ह्यूमंस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर्स फॉर लॉन्ग आवर्स कैन कॉज हेल्थ इश्यूज। तो दोनों है, तो ए भी सही है और सी भी सही है, बी सही नहीं है। कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज फॉर सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, गलत। यहाँ लिखा है कंप्यूटर सभी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, तो ये बी गलत है। और डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी डन विदाउट डेटा, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is currently a hot topic. AI enables computers to learn given enough training and data. ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी सही है, बी और डी सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है 4, ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्लूइड स्टैटिक्स। अब फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? फ्लूइड स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद फ्लूइड व्हिच इज इन static position not in motion. The line of action of buoyant force always acts through the, तो buoyant force जो होता है वो क्या होता है? वो फोर्स जो कि किसी चीज को फ्लोटिंग रखने में, तैरता हुआ रखने में मदद करता है, तो वो होता है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में लाइन ऑफ एक्शन जो है buoyant फोर्स का always acts through the A. Center of gravity of any submerged body, no. B. Centroid of the volume of any floating body, no. C. Centroid of the displaced volume of fluid by the body, या D. Centroid of the volume of fluid vertically above the body. सही उत्तर है C. Centroid of the displaced volume of fluid by the body. अब centroid क्या होता है ये देख लेते हैं। सेंट्रॉइड जो होता है वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी बॉडी ऑब्जेक्ट कुछ भी होता है, और बॉइंट फोर्स जो होता है उसको अपथ्रस्ट भी कहते हैं, क्योंकि उस फोर्स की मदद से कोई भी चीज ऊपर होती है, तैरती रहती है। ठीक है, तो जो सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाय द बॉडी, तो कोई बॉडी पानी में तैर रही है, उसने कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा तभी वो पानी में तैरती है। ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है। ठीक है, तो जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वहां वो होगा फ्लूइड स्टैटिक में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉइंट फोर्स, वो होगा सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाय द बॉडी। ठीक है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था ये। Question 7. What is the order of preference of various elements in integrated waste management? Integrated waste management में क्या होता है कि वेस्ट का जो होलिस्टिक मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट, ये नहीं कि आधा मैनेज किया और आधा फेंक दिया, कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। इंटीग्रेटेड का मतलब कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट। तो उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स क्या होता है? रिड्यूस, वेस्ट पैदा ही कम करो, उसके बाद रीयूज, एक तो वेस्ट आप कम करें, ऊपर से अगर वेस्ट कुछ है भी जैसे खाली डब्बे वगैरह, खाली पॉलिथीन वगैरह, उसको रीयूज करें, और जो नहीं रीयूज कर सकते हैं उसको रिसाइकिल कर दें, और जो रिसाइकिल भी नहीं होगा उसको जला के इंसनरेट करके उससे वैल्यूएबल एनर्जी, हीट एनर्जी या गैस ले लें, और उस गैस को फिर जला के उससे हीट एनर्जी ले लें, तो एनर्जी रिकवरी। और जो कुछ एनर्जी रिकवरी भी जिससे नहीं हो पाई, जो राख बच जाती है जलाने के बाद, उसको हम लैंडफिल कर देते हैं। तो बेस्ट जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, रिड्यूस, produce less waste, reduce the waste production, reuse and recycle. Reuse the waste product as much as possible, and if you cannot reuse it, recycle it. If you can neither reuse nor recycle it, use it to generate energy, and if you have some ashes left in the process, then landfill the ash. So A is the correct option. ठीक है, सबसे पहले होता है reduce, ये याद रखिए, reduce is the first option. Question 8. Which of the following is a terminal electron acceptor in the electron transport chain of the एरोबिक रेस्पिरेशन? टर्मिनल का मतलब होता है फाइनल, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और ऑक्साइड आयन में टूट जाता है। ऑक्साइड आयन मतलब O माइनस। ठीक है, क्वेश्चन 9. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज टाइप 1 सेटलिंग इन अ सेडिमेंटेशन टैंक? टाइप 1 सेटलिंग वो होता है जो डिस्क्रीट पार्टिकल का सेटलिंग होता है ग्रेविटेशन की मदद से, कोई कोगुलेशन और फॉगुलेशन नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? आंसर इज सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सिंपली सेपरेट सेपरेट पार्टिकल्स होते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से अपने आप ही नीचे बैठ जाते हैं। अब क्वेश्चन 10, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम हाइलाइट्स द टिपिकल फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट है। इन द फिगर P and Q represent various possible scopes of analysis in life cycle assessment. Which of the following statements is true? ठीक है, अब पहले इस डायग्राम को देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मटेरियल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, खुदाई हुई, मटेरियल निकाला गया, कुछ भी खनिज पदार्थ, मिनरल। उसके बाद उसको फैक्ट्री में ले जाएगा, प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, सब लोगों को बांटा गया, रिटेलिंग हुई, दुकान तक पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद यूज, दुकान से हमने खरीदा, हमने उसको यूज किया, और यूज के बाद हमने उसको फेंक दिया या उसको रिसाइकिल किया, एंड ऑफ लाइफ, जो भी हुआ, फेंका, रिसाइकिल किया, जो भी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन, which of the following statements is true? R represents cradle to grave analysis.
क्रैडल क्या है? क्रैडल मतलब होता है पालना, गोद। तो क्रैडल मतलब मटेरियल एक्सट्रैक्शन, शुरुआत में जहां से पैदा हुआ, मटेरियल एक्सट्रैक्शन। और ग्रेव मतलब क्या होता है? कब्र, एंड ऑफ लाइफ। तो यहाँ तो आर रिप्रेजेंट्स क्रैडल टू ग्रेव, मटेरियल एक्सट्रैक्शन से लेके एंड ऑफ लाइफ तक ये आर है। तो ये तो सही है। बाकी सब सही है कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक ही स्टेटमेंट सही है, किसी एक को चुनना है। आंसर इज ए। और इस तरह से आप ये भी समझ जाइए कि क्रैडल टू ग्रेव क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले पीवाईक्यू में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ द गेट एग्जाम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।